नमस्कार साथियों, ज्ञानार्पण परिवार में आपका स्वागत है। तो साथियों, हमारा जो अधिगम हमारा चल रहा था, तो अधिगम के बारे में हम लोगों ने कुछ चर्चा कर ली थी। उस चर्चा को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, आप लोग ज्ञानार्पण परिवार के साथ लगातार जुड़े रहें। ज्ञानार्पण परिवार एक ऐसा परिवार है जो आपकी सफलता को दृष्टिकोण रखते हुए लगातार अपनी टीम के द्वारा बहुत ही मेहनत करवा रहा है। तो साथियों, आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी ज्ञानार्पण परिवार के साथ भरोसा बनाए रहें और अन्य साथियों को भी ज्ञानार्पण परिवार के प्लेटफॉर्म पर लेकर आएं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, क्योंकि यदि ज्ञानार्पण परिवार बड़ा होगा तो आपका भी उसमें कोई ना कोई दायित्व रहेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आप लोग ज्ञानार्पण परिवार को आगे बढ़ाने में हम लोगों की सहायता करेंगे। ठीक है साथियों, तो जो अधिगम का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे अधिगम के वक्र के बारे में। तो आज का जो चर्चा का विषय हमारा है, वो आज का जो विषय चर्चा का है हमारा, वो विषय आपका है अधिगम वक्र। साथियों, अधिगम वक्र से एक क्वेश्चन आपका किसी भी परीक्षा में रहता ही रहता है। तो अधिगम के वक्र के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आपकी यह आती है कि अधिगम वक्र दिए किसके द्वारा गए। तो क्या बात है कि अधिगम वक्र किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए? तो अधिगम वक्र एबिंगहॉस द्वारा दिए गए। तो साथियों, पूछा जाए कि अधिगम वक्र किसके द्वारा दिए गए, तो अधिगम वक्र एबिंगहॉस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए, जिन्हें अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो पूछा जाए कि अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहॉस साहब हैं, जिनके द्वारा अधिगम वक्र दिए गए। अब साथियों, एक बात यह आती है कि आप लोगों ने कई जगह अधिगम वक्र को व्रियान एवं हार्टर द्वारा भी पढ़ा गया। तो साथियों, व्रियान एवं हार्टर हम लोग ऑप्शन कब मानेंगे? जब वहां पर एबिंगहॉस नहीं दिया होगा, तब हम लोग क्या मानेंगे? व्रियान एवं हार्टर मानेंगे। वैसे हम लोग अधिगम वक्र का जो आंसर मानने वाले हैं, वो क्या मानेंगे? एबिंगहॉस मानेंगे। तो दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? जब एबिंगहॉस आपके ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा, तब अधिगम वक्र का जनक हम मानेंगे व्रियान एवं हार्टर। उम्मीद करता हूं साथियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों? क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी अधिगम वक्र का जनक एनसीईआरटी एबिंगहॉस साहब को मानता है, इसीलिए अधिगम वक्र का जनक हम किसे कहते हैं? एबिंगहॉस महोदय को कहते हैं। और साथियों, जब एबिंगहॉस ऑप्शन में नहीं दिया होगा, तब हम लोग अधिगम वक्र का जनक किसे मानेंगे? व्रियान एवं हार्टर जी को मानेंगे। अब बात क्या है कि अधिगम वक्र होता क्या है। तो साथियों, अधिगम वक्र की परिभाषा हम लोग जान लें कि अधिगम वक्र होता क्या है। तो साथियों, जो अधिगम के दौरान सीखने की उन्नति या अवनति को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अधिगम वक्र कहलाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि सीखने के दौरान या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बालक की प्रगति या अवनति का जो अवनति को ग्राफ एक रेखा के द्वारा जिसे दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। तो लिखें साथियों, अधिगम वक्र की परिभाषा क्या बनेगी? अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखने की उन्नति या अवनति की मात्रा को सीखने की उन्नति सीखने की उन्नति एवं अवनति की मात्रा को एक रेखा द्वारा ग्राफ पर प्रदर्शित करना, एक रेखा द्वारा ग्राफ पर प्रदर्शित करना
अधिगम वक्र कहलाता है। अधिगम वक्र कहलाता है। तो साथियों क्या होगा अधिगम वक्र? अधिगम प्रक्रिया के दौरान सीखने की उन्नति एवं अवनति की मात्रा को एक रेखा द्वारा ग्राफ पर प्रदर्शित करना अधिगम वक्र कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति की या किसी भी छात्र की तो सीखने की उन्नति को और अवनति को एक ग्राफ पर प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। और अधिगम वक्र किसके द्वारा दिए गए? तो एबिंगहॉस साहब द्वारा दिए गए। आगे बात करते हैं कि अधिगम के वक्र में किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो जानते हैं भाई अधिगम के वक्र में तत्व। अधिगम के वक्र में तत्व, तो अधिगम के वक्र में मुख्य रूप से दो ही तत्व होते हैं। तो पूछा जाए कि अधिगम के वक्र में कितने तत्वों की आवश्यकता होती है, तो अधिगम के वक्र में मुख्य रूप से दो तत्वों की आवश्यकता होती है। एक होता है आपका अधिगम की मात्रा, एक होता है आपका अधिगम की मात्रा, और एक होता है आपका अधिगम का समय। अधिगम समय। अधिगम की जो आपकी मात्रा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? परिवर्तनशील कहते हैं। और जो आपका अधिगम का समय है इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रगतिशील कहते हैं। तो एक बार साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिगम वक्र के दौरान परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? तो अधिगम वक्र के दौरान परिवर्तनशील समय तत्व क्या? आपका अधिगम की मात्रा। और प्रगतिशील समय क्या है? तो अधिगम समय क्या होगा? आपका प्रगतिशील तत्व कहलाएगा। साथियों उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम दोबारा से इसको डिफाइन करना चाहेंगे। परिवर्तनशील का मतलब क्या है? परिवर्तनशील का मतलब है कि मात्रा क्या होती है? हमेशा घटती और बढ़ती रहती है। तो कहने का अर्थ साथियों ये है कि कोई व्यक्ति आज कुछ सीखेगा, अगले दिन कुछ और सीखेगा, अगले दिन कुछ और सीखेगा, तो वो जो मात्रा है वो घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। वो क्या कहलाएगी? परिवर्तनशील कहलाएगी। और प्रगतिशील का मतलब क्या है? कि समय हमेशा बढ़ता जाएगा, ना कि कम होगा। भाई आज सोमवार है तो अगले दिन क्या आएगा? मंगलवार आएगा, अगले दिन आपका बुधवार आएगा। तो समय क्या रहता है? प्रगतिशील, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और अधिगम की मात्रा क्या होती? परिवर्तनशील। आज आपने कम सीखा तो कल आप ज्यादा सीखेंगे। हो सकता है परसों आपने बिल्कुल ना सीखा, या हो सकता है परसों आपने थोड़ा कम सीखा। तो जो सीखने की मात्रा होती है वो साथियों क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। और जो अधिगम का जो आपका समय होता है वो साथियों दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया में दो तत्व होते हैं। एक आपका अधिगम की मात्रा होती है जो आपका परिवर्तनशील होती है, अगला आपका अधिगम का समय होता है जो क्या होता है? प्रगतिशील होता है। तो उम्मीद करता हूं साथियों यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। अब बात साथियों क्या है अधिगम के वक्र के बारे में। तो अधिगम के वक्र मुख्य रूप से चार ही प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका अधिगम वक्र होता है उसका नाम क्या है? सरल रेखीय अधिगम वक्र। तो साथियों पहले अधिगम वक्र का नाम है हमारा सरल रेखीय अधिगम वक्र। दूसरा आपका जो है तो दूसरे का नाम है आपका उन्नतोदर। उन्नतोदर या ऋणात्मक अधिगम वक्र। या इसी को कहते हैं उत्तल अधिगम वक्र। उत्तल या इसी कहते हैं उत्तल अधिगम वक्र। आगे देखते हैं साथियों तीसरा जो हमारा है, तीसरा आपका नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र
या इसे बोलते हैं धनात्मक अधिगम वक्र। या बोलेंगे अवतल अधिगम वक्र। चौथा जो हमारा अधिगम वक्र है वो आपका मिश्रित अधिगम वक्र। मिश्रित के बाद या इसको बोलते हैं सिग्माइड, या इसी को बोलते हैं एस आकार का अधिगम वक्र। एस आकार का अधिगम वक्र, और या इसी को बोलते हैं जिग जैग अधिगम वक्र। तो साथियों अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम वक्र आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सरल रेखीय अधिगम वक्र, दूसरा आपका उन्नतोदर ऋणात्मक या इसी को बोलते हैं उत्तल अधिगम वक्र। अगला हमारा क्या है? नतोदर अधिगम वक्र या धनात्मक अधिगम वक्र या आपका अवितल अधिगम वक्र। और अगला जो आपका लास्ट और चौथा आपका क्या है? मिश्रित या सिग्माइड या एस आकार का अधिगम वक्र, या इसी को बोलते हैं जिग जैग अधिगम वक्र, या इसी को बोलते हैं सर्पिल आकार का अधिगम वक्र। क्या बोलते हैं साथियों? सर्पिल आकार का अधिगम वक्र। तो देखते हैं साथियों पहला जो हमारा अधिगम वक्र है वो उसका नाम क्या है? सरल रेखीय अधिगम वक्र। तो इस पे थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सरल रेखीय अधिगम वक्र होता क्या है। सरल रेखीय अधिगम वक्र अधिगम मात्रा, नीचे आपका रहेगा अधिगम समय। एक तरफ आप डालें अधिगम की मात्रा, अधिगम समय यहाँ पे रहेगा, अगला इधर क्या रहेगा आपका? अधिगम मात्रा। तो पहले दिन हमने क्या सीखे? 2 शब्द सीखे, दूसरे दिन भी हमने 2 शब्द सीखे, तीसरे दिन भी हमने 2 शब्द सीखे, चौथे दिन भी हमने क्या सीखे? 2 शब्द सीखे। तो कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जब हम लोग अधिगम प्रक्रिया करते हैं तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपने पहले दिन क्या सीखे? 2 शब्दों को सीखा, अगले दिन भी आपने क्या सीखा? 2 ही शब्दों को सीखा, अगले दिन भी आपने क्या सीखा? 2 ही शब्दों को सीखा, चौथे दिन भी गए आपने क्या सीखा? 2 ही शब्दों को सीखा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो आपकी अधिगम की प्रगति होगी या अधिगम की मात्रा होगी या तो लगातार बढ़ेगी, या हो सकता है कि 2 के बाद 3 सीखे, 4 सीखे, 5 सीखे, 6 सीखे, मतलब दिन प्रतिदिन 1 की वृद्धि हुई। या जो आपने कल सीखा था वही आपने क्या सीखा? आज सीखा, वही आप परसों सीखेंगे, वही आप अगले दिन सीखेंगे। मतलब जब तक आप अधिगम करेंगे तो जो आपने आज सीखा सेम टू सेम आप वही सीखेंगे। वो इस प्रकार का जो आपका अधिगम वक्र है वो क्या कहलाएगा? आपका सरल रेखीय अधिगम वक्र। अब साथियों आप ये बता दें, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जो आपने आज सीखा वही आप कल सीखेंगे, वही आप परसों सीखेंगे, वही आप जब तक, मतलब कहने का अर्थ है जब तक अधिगम होगा क्या आप वही लगातार वही चीजों को आप सीखेंगे? नहीं हो सकता साथियों। या तो हो सकता है कि जो आपने आज सीखा है आपने हो सकता है ज्यादा कल सीख जाए, हो सकता है आप कम सीख जाए, हो सकता है आप बिल्कुल ना सीखें। तो कहने का अर्थ यह है कि साथियों की जो चीज आपने आज सीखे है आप किसी भी दिन आप अधिगम करेंगे सेम टू सेम आप वही आप नहीं सीख सकते हैं। इसीलिए सरल अधिगम रेखीय जो वक्र होता है वो मानव में बनना असंभव होता है। तो क्या है? ये जो आपका अधिगम वक्र होता है वो मानव में नहीं बनता है। इसीलिए सरल रेखीय अधिगम वक्र को हम लोग नहीं मानते हैं कि यह ऐसा मानव में होना संभव नहीं है, क्योंकि मानव
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मानव जो आज सीखे वही कल सीखे, वही परसों सीखे, वही अगले दिन सीखे। इसीलिए सरल रेखीय अधिगम वक्र, यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि जो आपके 4 अधिगम वक्र हैं, इनमें इनमें से कौन सा अधिगम वक्र मानव में नहीं बनता है, तो सरल रेखीय अधिगम वक्र मानव में बनना संभव नहीं है। उम्मीद करता हूं साथियों यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगले पे बात करते हैं, आपका उन्नतोदर अधिगम वक्र। उन्नतोदर अधिगम वक्र, या इसी को बोलते क्या, ऋणात्मक अधिगम वक्र, ऋणात्मक अधिगम वक्र, या इसी को बोलते हैं उत्तल अधिगम वक्र। तो देखते हैं साथियों, देखो उन्नतोदर का मतलब क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है, एक कम। उनका मतलब क्या होता है, कम, अर्थात कम से मतलब क्या हो जाएगा, ऋणात्मक अधिगम वक्र। तो साथियों ध्यान रखना होगा, उन्नतोदर अधिगम वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको जब तोड़ेंगे उन धन क्या निकलेगा, नतोदर। तो जो आपका नतोदर बढ़ रहा था उसमें से क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। जब आप कम कर देंगे तो वो जो आपका अधिगम वक्र बनेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऋणात्मक अधिगम वक्र कहलाएगा। तो साथियों देखते हैं उन्नतोदर अधिगम वक्र का ग्राफ कैसे बनता है। ऊपर आपकी अधिगम की मात्रा रहेगी, नीचे आपका अधिगम का समय रहेगा, और अधिगम का समय कैसा तत्व होता है, प्रगतिशील तत्व होता है। और जो आपका ग्राफ बनेगा, ग्राफ इस हिसाब से बनेगा। तो देखते हैं साथियों, इधर क्या रहेगा, आपका अधिगम का समय रहेगा, अधिगम समय, यहाँ पे आपका अधिगम मात्रा। तो वही प्रक्रिया, पहले दिन आप जब विद्यालय गए तो आपने सीखे 2 शब्द सीखे, दूसरे दिन आप विद्यालय गए आपने 4 शब्द सीखे, तीसरे दिन आप विद्यालय गए आपने 8 शब्द सीखे, चौथे दिन गए आपने 5 ही सीखे, तीसरे दिन गए आपने 2 ही सीखे, अगले दिन छठे दिन गए आपने 1 ही शब्द सीखा। तो ऐसा जो आपका ग्राफ बनता है वो ग्राफ क्या कहलाएगा, उन्नतोदर अधिगम वक्र कहलाएगा। कहने का अर्थ यह है कि जब आप सीखने की प्रक्रिया आप शुरू करते हैं, अधिगम जब आप शुरू करते हैं, तो शुरू में तो सीखने की मात्रा क्या रहती है, एकदम से तीव्र रहती है। तो आपका ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता है, और धीमे धीमे इसी ग्राफ में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। और ऐसा जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपका क्या कहलाता है, वो ग्राफ जो आपका कहलाता है वो आपका उन्नतोदर अधिगम वक्र कहलाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि पहले दिन जो आपने सीखने की प्रक्रिया में क्या रही कि आपने कोई 2 चीजें सीखी, अगले दिन एकदम से आपका ग्राफ बढ़ा, आपने 4 चीजें सीखी, तीसरे दिन गया आपका फिर ग्राफ बढ़ गया, आपने 8 चीजें सीखी। वह चौथे दिन क्या हुआ, आपके सीखने की प्रक्रिया में क्या आ गई, कमी आ गई, मतलब आपने 5 ही शब्द सीखे, अगले दिन आपने 2 ही सीखे, अगले दिन आपने 1 ही शब्द सीखा। तो उन्नतोदर अधिगम वक्र में सीखने की मात्रा प्रारंभ में एकदम तेजी के साथ बढ़ती है, फिर धीमे धीमे सीखने की मात्रा में कमी आती चली जाती है। ऐसा जो ग्राफ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्नतोदर अधिगम वक्र कहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि उत्तल इसे अधिगम वक्र क्यों कहते हैं। उत्तल का मतलब क्या होता है, उठा हुआ। तो जिसमें आपका ग्राफ क्या बन जाए, उठा हुआ ग्राफ बन जाए, उस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल अधिगम वक्र कहते हैं। और एक बार परीक्षा में आपकी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उत्तल अधिगम वक्र में सीखने की मात्रा कैसी होती है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ जाए तो वहां पर आप ऑप्शन ये देखेंगे कि उत्तल अधिगम वक्र में प्रारंभ में सीखने की मात्रा तीव्र होती है, और धीरे धीरे सीखने की मात्रा में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। ऐसे अधिगम वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नतोदर या उत्तल या ऋणात्मक अधिगम वक्र कहते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों यह वाला भी ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे जो हम लोग बात करते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो आपका कौन सा, नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र, नतोदर अधिगम वक्र। नतोदर अधिगम वक्र, तो देखते हैं साथियों,
इसका ग्राफ क्या बनेगा आपका? नतोदर का ही दूसरा नाम क्या था हमारा? धनात्मक, या इसे क्या कहते हैं? अवतल। अधिगम मात्रा, अधिगम समय। तो देखें साथियों, अगला जो हमारा अधिगम वक्र है उसका नाम क्या है? नतोदर। नत का मतलब क्या? बढ़ता हुआ। तो ऐसा क्रम कौन सा वक्र क्या कहलाएगा? जब बढ़ता हुआ जो आपका अधिगम वक्र होता है वो आपका अधिगम वक्र कहलाएगा, नतोदर अधिगम वक्र कहलाएगा। तो देखें साथियों कि पहले दिन हमने क्या सीखा कि 4 ही वर्ड सीखे। अगले दिन हमने क्या सीखा? 5 वर्णों को सीखा। अगले दिन हमने क्या सीखा? 7 वर्णों को सीखा। अगले दिन हमने क्या सीखा? 10 को सीखा। अगले दिन क्या सीखा? 15 को सीखा। अगले दिन क्या सीखा? 18 को सीखा। मतलब कहने का अर्थ क्या कि प्रारंभ में तो सीखने की मात्रा में क्या थी? थोड़ी सी कमी थी, और एकदम में अंत में सीखने की मात्रा में क्या आती चली गई? एकदम से तेजी आती चली गई। ऐसा अधिगम वक्र क्या कहलाएगा आपका? नतोदर अधिगम वक्र कहलाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रारंभ में सीखने की मात्रा धीमे होती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाता है और सीखने की मात्रा में क्या आती चली जाती है? तेजी आती चली जाती है। ऐसा अधिगम वक्र हमारा नतोदर अधिगम वक्र कहलाएगा। और इसे हम लोग अवतल अधिगम वक्र क्यों कहते हैं? अब का मतलब होता है दबा हुआ, कि जब आपके दबे हुए तल से क्या होता है? आपका जो आपका परावर्तन होता है उसी को तो हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आपका अवतल वक्र कह रहा है, तो अवतल का मतलब क्या? दबा हुआ। तो जहां पर दबा हुआ जो आपका वक्र बनेगा वो वक्र आपका क्या कहलाएगा? अवतल वक्र कहलाएगा। और उत्तल का मतलब मैंने आपको बताया था, उठा हुआ होता है। और जहां पर उठा हुआ आपका अधिगम वक्र बनेगा वो आपका कहलाएगा उन्नतोदर अधिगम वक्र। और जो आपका दबा हुआ जो अधिगम वक्र होगा वो आपका क्या कहलाएगा? नतोदर अधिगम वक्र कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे जो अपना आगे वाले पे चर्चा करते हैं उसका नाम क्या है? मिश्रित, सिग्माइड, या एस आकार का, या सर्पिल आकार का, या आपका जिग जैग अधिगम वक्र। तो देखते हैं साथियों, मिश्रित, एस आकार, सिग्माइड, या आपका सर्पिल अधिगम वक्र। अधिगम समय। पहले दिन आपने सीखे 3 वर्ड सीखे,
दूसरे दिन आपने 4 वर्ड सीखे, तीसरे दिन आपने 6 वर्ड सीखे, चौथे दिन आपने फिर 4 वर्ड सीखे, 5वें दिन आपने 3 ही वर्ड सीखे, फिर आप छठे दिन गए आपने कितने 5 वर्ड सीखे, 7वें दिन फिर आपने 8 वर्ड सीखे। तो कहने का अर्थ मतलब क्या है कि सिग्माइड या मिश्रित का मतलब मिला जुला रूप। किसका मिला जुला रूप? उन्नतोदर और नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप आपका क्या कहलाता है? मिश्रित या एस आकार या आपका सिग्माइड या सर्पिल या जिग जैग अधिगम वक्र कहलाता है। तो कहने का अर्थ क्या है साथियों कि कभी आपके सीखने की मात्रा में कमी दिखाई देती है और कभी आपके सीखने की मात्रा में तेजी दिखाई देती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले दिन हमने कक्षा में कितने शब्दों को सीखा? 3 शब्दों को सीखा। अगले दिन कक्षा में क्या हुई? हमारे वृद्धि हुई और हमने शब्दों को कितने सीखा? 4 शब्दों को सीखा। मतलब क्या हुई? 1 की वृद्धि हुई। अगले दिन जब हम कक्षा में गए तो फिर क्या हुआ? हमारे 2 शब्दों की फिर से वृद्धि, मतलब कितने सीखे? 6 सीखे। जब तीसरे दिन हमने अधिगम किया तुरंत से हमारे क्या आ गई? 2 की कमी आ गई। अगले दिन फिर हमने किया तो क्या आ गई? 1 की कमी आ गई। जैसे ही हम लोग 5वें दिन गए एकदम से क्या हो गई? वहां पर सीखने की मात्रा में तेजी आ गई, मतलब वृद्धि हो गई। तो कहने का अर्थ साथियों ये है कि कभी हमारी सीखने की मात्रा में कमी होती है और कभी हमारी सीखने की मात्रा में तेजी होती है। और यही जो हमारा सीखने में जो अधिगम वक्र बनता है, अधिकतर जो मानवों में देखने को मिलता है वो अधिगम वक्र आपका मिश्रित एस आकार या सिग्माइड अधिगम वक्र देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक जैसी स्थिति कभी हमारी नहीं हो सकती है। ना ही ऐसा हो सकता कि हमारा एकदम बढ़ेगा फिर गिरता चला जाएगा, ना ही ऐसा हो सकता कि दिन प्रतिदिन हमारा ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। कभी क्या होती है? हमारी थकान के वजह से अधिगम की मात्रा में कमी आ जाती है। कभी हमारी बीमारी की वजह से अधिगम की मात्रा में कमी आ जाती है। कभी किसी सब्जेक्ट में हमारी रुचि नहीं होती है, उसकी वजह से हमारी अधिगम की मात्रा में कमी आ जाती है। तो अधिकतर जो विद्यार्थियों में अधिगम वक्र देखने को मिलता है वो अधिगम आपका मिश्रित एस आकार या सिग्माइड या सर्पिल आकार का अधिगम वक्र देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं आपको साथियों आपको चारों अधिगम वक्र के बारे में समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं अधिगम के पठार के बारे में। अधिगम पठार को भी हम लोग जान लेते हैं। फिर अगली की चर्चा जो आपकी अगली चर्चा आपकी होगी अधिगम का स्थानांतरण, वो हम लोग अपने अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं साथियों अधिगम का पठार। ये अधिगम का पठार होता क्या है? अधिगम का पठार। और अधिगम का पठार साथियों कई बार पूछा गया कि अधिगम का पठार होता क्या है। दो मिनट लगेंगे। क्या है अधिगम का पठार? तो अधिगम का पठार साथियों क्या होता है कि जब हमारे सीखने की मात्रा में ना ही कोई उन्नति होती है और ना ही कोई अवनति होती है, जो सीधी रेखा एक बन जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। और ये साथियों कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया कि अधिगम का पठार किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी के सीखने की मात्रा में जब ना ही कोई उन्नति हो और ना ही कोई अवनति हो और एक सीधी रेखा जो बन जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम का पठार कहते हैं। और यह भी पूछा गया है कि अधिगम का पठार जो आपका अधिगम में बनता है वो क्या स्थायी होता है? तो साथियों अधिगम का पठार कभी स्थायी नहीं होता है, यह अस्थायी होता है। जिसे प्रशिक्षण अनुभव और अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो साथियों पूछा जाता है कि अधिगम के पठार को क्या दूर किया जा सकता है? तो साथियों अधिगम के पठार को प्रशिक्षण अनुभव और अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। अधिगम का जो पठार बनता है वो कभी शिक्षा में स्थायी नहीं होता है, मतलब क्या होता है आपका अस्थायी होता है। दूसरी बात साथियों क्या है कि अधिगम का पठार बनता क्यों है? एक तो अधिगम का पठार क्यों बनता है कि जब अध्यापक एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा होता है, तो जब लगातार अध्यापक एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा
तो बालकों में वहां से रुचि गायब हो जाती है, इसीलिए अधिगम का पठार बनता है। या जब एक ही काम बार बार होता है उस प्रक्रिया में भी क्या बनता है, अधिगम का पठार बनता है। अधिगम का पठार आपका बीमारी की वजह से बन सकता है, अधिगम का पठार आपका थकान की वजह से बन सकता है, अधिगम का पठार किसी विषय में रुचि ना होने की वजह से भी बन सकता है, अधिगम का पठार आपका मानसिक रूप से तत्पर न होने की वजह से भी बन सकता है, अधिगम का पठार अभिप्रेरणा की वजह से भी बन सकता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि निम्न में से कौन सा बताएं कि किसकी वजह से अधिगम का पठार नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं साथियों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग अपने क्वेश्चनों में कर लेंगे। तो साथियों हमको इजाजत दीजिए, चलता हूं। तो साथियों लगातार ज्ञानार्पण परिवार के साथ आप लोग जुड़े रहें। ज्ञानार्पण परिवार आपके सामने साइकोलॉजी के लगातार अच्छे अच्छे टॉपिक आपके सामने लाता रहेगा। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार साथियों।